नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसमें अध्याय 2 होंगे जो भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 कर चुके हैं। इसका पिछले वीडियो में आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और ये बुक जो है 6 से लेके 12 तक 6 से 12 तक पूरा डिटेल्स एनसीईआरटी पे आधारित है। ये क्या है, पूरा एनसीईआरटी पे पूरा ये सार है। एनसीईआरटी का क्या है, सार है, जो महेश कुमार बनमाल जी के द्वारा क्या हुए थे, ये प्रकाशित हुए है ना। कॉस्मस प्रकाशन महेश कुमार बनमाल जी के द्वारा क्या हुआ है, ये प्रकाशित हुई है कॉस्मस प्रकाशन का। आज हम लोग इसका अध्याय 2 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट से हम लोग भूगर्भिक संरचना, ठीक है, भूगर्भिक संरचना के बारे में आप लोग पेन और कॉपी को साथ में लेके बैठिएगा, ताकि कुछ पॉइंट है जो इसको नोट्स करते जाना है। बोला जा रहा है किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है ना। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तलछट के जवाब से निर्मित भूमि में परतदार या अपसारी चट्टानें पाई जाती है, जिसमें उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है ना। इसमें क्या होती है, धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चट्टानों का निर्माण। चट्टानों का निर्माण प्राय 2 प्रकार से होता है। एक तो आग्नेय चट्टानें, जिसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। दूसरी उभय चट्टान, जिनका निर्माण इन आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित या अपर्दन, निक्षेप एवं निक्षेपण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग कुछ ऊपर पॉइंट दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैग्नीज आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, धात्विक खनिज होगी ये। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें, कहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है। तो दूसरी ओर की बात करें तो मैदानी भाग में क्वाटरनरी युग, है ना। प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग और मैदानी भाग में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें बहुलता मात्रा में पाई जाती है ना। क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें बहुलता होती है। इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण भारत की 3 बृहद भाग हैं। भारत को कितने भाग हैं, 3 बृहद भाग हैं। पहला बोल रहा है कि दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार में देख लेते हैं। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है एवं भारत का ही नहीं वरना विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग
यह भाग काफ़ी पूर्णतः समुद्र के नीचे नीचे गया, समुद्र के नीचे नीचे नहीं गया, है ना। यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। प्रायद्वीपीय पठार, यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन युग की बात करें तो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। किस रूप में? नीस एवं शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की रचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानों की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। जैसे बात करते हैं भारत की चट्टानों का वर्गीकरण। भारत की चट्टानों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे? पहला आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें, है ना। आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें की बात करते हैं तो इसमें हो गया आर्कियन क्रम और धरवार क्रम। क्या क्या हो जाएंगे? आर्कियन क्रम और धरवार क्रम हो जाएंगे आर्कियन चट्टानें में। नेक्स्ट आते हैं इस दूसरा पुरान महाकल्प की चट्टानें। पुरान महाकल्प की चट्टानें में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाते हैं कुड़प्पा क्रम में, ठीक है। जैसे कुड़प्पा क्रम में दो आ जाते हैं, निचली कुड़प्पा और ऊपरी कुड़प्पा, ठीक है। निचली कुड़प्पा और ऊपरी कुड़प्पा पुरान महाकल्प की चट्टानें बता रहे हैं। उसके बाद आते हैं विंध्य क्रम में आ जाते हैं निम्न विंध्य समूह और ऊपरी विंध्य समूह। इसमें भी दो आते हैं, एक निम्न विंध्य समूह, एक ऊपरी विंध्य समूह, ठीक है। कुड़प्पा में भी दो थे, निचली कुड़प्पा और ऊपरी कुड़प्पा। फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं सेकेंड नंबर कुड़प्पा क्रम के बाद विंध्या क्रम। उसके बाद आ जाते हैं दिल्ली क्रम और हिमालय क्रम। क्या क्या आ जाते हैं? एक दिल्ली क्रम, हिमालय क्रम, यानी चार हो जाएंगे। कुड़प्पा क्रम, विंध्या क्रम, दिल्ली क्रम और हिमालय क्रम। ये कितने हो गए? चार हो गए चट्टानें जो पुरान महाकल्प की चट्टानें हैं। द्रविड़ीय महाकल्प की चट्टानें की बात करते हैं। द्रविड़ीय महाकल्प की चट्टानें में आ जाएंगे कैरेबियन चट्टानें, ऑर्डोविशियन चट्टानें, सिल्यूरियन चट्टानें, डिवोनियन चट्टानें और कार्बोनिफेरस। ये कितने हैं? ये पूरे 5 हैं। कैरेबियन चट्टानें, ऑर्डोविशियन चट्टानें, सिल्यूरियन चट्टानें, डिवोनियन चट्टानें और कार्बोनिफेरस चट्टानें। ये द्रविड़ीय महाकल्प के चट्टानें आ जाते हैं ये सारे। उसके बाद इसमें आता है ऊपरी कार्बोनियन, मध्य कार्बोनियन और निचली कार्बोनिफेरस। ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस, निचली कार्बोनिफेरस। ये 3 आ जाते हैं इसमें कार्बोनिफेरस में, है ना। कार्बोनिफेरस के 3 आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आर्य महाकल्प की चट्टानों में कौन कौन से चट्टान आ जाते हैं? जैसे आर्यन महाकल्प में आ जाएंगे गोंडवाना समूह आ जाएंगे। गोंडवाना समूह में कौन कौन आ जाते हैं? निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। इसमें भी 3 आ जाते हैं। सब पॉइंट को नोट करते चलना है, ठीक है। निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। वीडियो को पॉज करके पॉइंट को क्या करना है? नोट्स कर लेना है। उसके बाद आते हैं गोंडवाना के बाद आते हैं ऊपरी कार्बोनिफेरस ट्रियासिस समूह। ये कितना नंबर? 3 नंबर। फिर जुरैसिक समूह 4 नंबर, क्रीटेशियस समूह 5 नंबर, दक्कन ट्रैप 6 नंबर। तो ये कितने हो जाएंगे? ये आर्यन महाकल्प में 6 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बात करते हैं इसमें तृतीय जीवकल्प टर्शियरी क्रम, ठीक है। तृतीय जीवक्रम टर्शियरी क्रम में इयोसीन क्रम, है ना। इसमें क्या क्या हो जाएंगे? इयोसीन क्रम,
ओलियो ओलिगोसिन और तथा मायोसिन क्रम। ओलियो ओलियोगोसिन तथा मायोसिन क्रम, निचला प्लायोसिन अथवा शिवालिक क्रम, ये सारे ठीक हो जाएंगे। तृतीय जीवकल्प टर्शियरी क्रम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो चतुर्थ जीवकल्प क्वाटरनरी क्रम। चतुर्थ जीवकल्प क्वाटरनरी क्रम में आ जाएंगे दो, क्या क्या, प्लेस्टोसिन क्रम और आधुनिक अथवा होलोसिन क्रम। क्या क्या होते हैं, प्लीस्टोसिन क्रम और आधुनिक या होलोसिन क्रम में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आर्कियन की चट्टाने के बारे में। ठीक है। बोला जा रहा है कि आर्कियन क्रम की चट्टाने में पहला क्या है कि ये चट्टान का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप होता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है जो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप होता है। ये प्राचीनतम चट्टानें अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। ये क्या है, बहुत ही प्राचीनतम है और मूलभूत चट्टान भी है, इसको बोलते हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग 86.7% भाग का निर्माण जो हुआ है कैम्ब्रियन पूर्व काल में हुआ है। कैम्ब्रियन पूर्व काल में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ठीक है। एवं इनमें जीवाश्मों का अभाव भी है, जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं आर्कियन युग के चट्टान में। उसके बाद ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं जो ये चट्टानें पाए जाते हैं। ये किस टाइप के हो जाते हैं, ये नीच और शिष्ट प्रकार की चट्टानें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आद्यकल्प यानी आर्कियन चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में आद्यकल्प चट्टानें के 3 पूर्व परिभाषित प्रकार मिलते हैं। ये कितने, 3 पूर्व परिभाषित प्रकार भी मिलते हैं इसके। जैसे में इसका क्या क्या हो जाएंगे, बंगाल नीस हो जाएंगे, बुंदेलखंड नीस हो जाएंगे, नीलगिरी नीस हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे, सर्वाधिक प्राचीन है। एक तरह से क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। पहला बंगाल नीस, बुंदेलखंड और नीलगिरी नीस सर्वाधिक क्या है, प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। ठीक है। आर्कियन चट्टानें हैं जो भारत की खनिज संपदा का क्या है, भंडार है। इन चट्टानों में सबसे ज़्यादा क्या क्या पाया जाता है, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता होती है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता होती है। किस चट्टान में, आर्कियन चट्टाने में। याद रखना सबसे ज़्यादा मिलती है ये सारे चीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये चट्टानें मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु के साइड, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। फिर उसके बाद झारखंड आ गया कि झारखंड के कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार में। दक्षिण पूर्व में बात करें तो राजस्थान में भी पाई जाती है। फिर महान हिमालय के गर्भ में भी रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें क्या है, मौजूद हैं। ठीक है। ये चट्टानें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं और पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है आर्कियन चट्टानें की बात करें तो भारत का मैप दिया गया है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ है,
इसका दिखाई दिया गया है। भारत के मैप के अनुसार आर्कियन चट्टानें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और कर्नाटक के साइड में है, फिर उड़ीसा है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये पूर्वी राजस्थान के साइड में कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ आसाम के साइड दिया गया है, यहाँ पे कुछ आसाम के भी पार्ट में दिया गया है। एक मिनट, ठीक है, ये वाला भाग इसका देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। अब धारवाड़ क्रम की चट्टाने की बात करते हैं, है ना। कुछ धारवाड़ क्रम की चट्टाने की बात करते हैं। पॉइंट्स को नोट करते चलना है कॉपी में, वीडियो को पॉज करते हुए, ताकि कोई परेशानी ना हो। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण बुक है। और ये क्या है, एनसीईआरटी पे आधारित है। 6 से 8 तक एनसीईआरटी 6 से 8 तक इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, बोड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टान, है ना। जब आर्कियन क्रम की चट्टानें अपर्दन हुआ था और निक्षेपण हो गया था उसके बाद क्या बना था, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आए थे। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें, एक तरह से क्या है, ये धारवाड़ क्रम प्राचीनतम भी है और परतदार भी है। परत पे दार जो अत्यंत ही रूपांतरित और विरूपित हो चुकी है ना। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रूपांतरित हो गई, एक रूप से दूसरे रूप में, और विरूपित भी हो चुकी है। बात करते हैं पॉइंट की नेक्स्ट। अरावली पर्वत जो है का निर्माण इसी क्रम की चट्टाने से हुआ है। ये पॉइंट को नोट्स करना। जैसे में अरावली पर्वत की क्वेश्चन पूछता है, अरावली पर्वत के निर्माण किस क्रम की चट्टाने से हुए, तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने से हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम मुर्दार पर्वत भी है एक, है ना। अगर धारवाड़ क्रम की चट्टाने की बात करें तो, है ना, ये क्या बोलेंगे, प्राचीनतम मुर्दार पर्वत या अरावली पर्वत को भी हम बोल सकते हैं। ये क्या है, विश्व का प्राचीनतम मुर्दार पर्वत बोल सकते हैं अरावली पर्वत को। इस क्रम की चट्टाने का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ एवं शिमोगा जिले में हुआ था। कर्नाटक के धारवाड़ एवं शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीप एवं बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है। यानी प्रायद्वीप में भी और बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है। धारवाड़ चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या क्या, 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है धारवाड़ चट्टान। जैसे बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे 3 बिखरे हुए क्षेत्र की बात करते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ बेलारी जिलों में, जहाँ से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तक। कर्नाटक के धारवाड़ बेलारी जिलों में, जहाँ से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई जिले में पाई जाती है। तो नीलगिरी और मदुरई जिले में पाई जाती है तमिलनाडु के। फिर नेक्स्ट बात करते हैं छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, जैसे मेघालय पठार। ठीक है, मेघालय पठार मिकिर पहाड़ियाँ में भी इनका विस्तार है। कहाँ कहाँ विस्तार है धारवाड़ की, मेघालय पठार और मिकिर पहाड़ियाँ में भी विस्तार है। दिल्ली के साइड की बात करते हैं तो अरावली रियोल श्रेणी, दिल्ली श्रेणी जिसको बोलते हैं, अरावली के क्षेत्र से लेकर अलवर तथा हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टान पाई जाती है। अभी हम लोग पढ़े थे अरावली को क्या बोलते हैं, इसको धारवाड़ चट्टानें भी बोल सकते हैं, और एक और नाम था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरावली को प्राचीनतम मुर्दार पर्वत। ठीक है, धारवाड़ चट्टानें, है ना। मैप के सहारे हम लोग देख सकते हैं धारवाड़ चट्टानें को कहाँ कहाँ इंडिकेट किया गया है। इसको हम लोग देखते हैं मैप के सहारे धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टानें इधर तमिलनाडु और कर्नाटक के साइड में पाया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक के साइड में है। ठीक है, इधर दिल्ली के साइड में, राजस्थान के साइड में पाया गया है ना। क्या क्या था, दिल्ली के अरावली सिरोर श्रेणी में पाए गए हैं। फिर छोटा नागपुर के हिस्से, जैसे फिर मेघालय के साइड में पाया गया है ना। इधर बात करें तो ये मेघालय के साइड में पाया गया है यहाँ पे। ठीक है,
कुछ हिस्सा उड़ीसा के इस साइड में पाया गया है, उड़ीसा और झारखंड के साइड में, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के साइड में पाए जा गए हैं। तो ये धरवार चट्टानें कुछ कुछ भारत के भागों में पाए गए हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुराई जिले में भी पाए गए हैं ये जो हम लोग देखे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि भारत में धरवार चट्टानें, है ना, भारत में धरवार चट्टानें। भारत में धरवार श्रेणी की चट्टानें का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में। अभी हम लोग देखें, इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, जैसे दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धरवार, क्या दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धरवार के नाम से। फिर मध्यवर्ती एवं पूर्वी दक्कन प्रदेश में नागपुर जैसे जबलपुर में सागर श्रेणी के नाम से जानते हैं इसको। मध्यवर्ती एवं पूर्वी दक्कन प्रदेश नागपुर जबलपुर में सागर श्रेणी। फिर उसके बाद बालघाट और भटिंडा चीली श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हजारीबाग में बात करें तो गोंडडाइट श्रेणी के नाम से। फिर विशाखापट्टनम में बात करें तो कुदोराइट श्रेणी के नाम से। फिर गुजरात में बात करें तो चंपानेर श्रेणी, दिल्ली के निकट अरावली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज चैप्टर करके पूरा 6 से 12 तक एनसीईआरटी का जो कॉस्मोस प्रकाशन है वो हम करवाने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि प्रायद्वीपीय भारत की धरवार चट्टानें। इसमें बोला है कि पश्चिमी हिमालय की लद्दाख, जो पश्चिमी हिमालय पड़ते हैं, लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं पर्वत, है ना, श्रेणियाँ। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट बरेल श्रेणी। क्या बोल रहा है कि पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर और गढ़वाल एवं कुमायूं पर्वत श्रेणी, ये सारे हैं जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट बरेली श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिमला श्रेणी के नाम से विस्तृत है। शिलांग श्रेणी के नाम से असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। हिमाचल प्रदेश में क्या कौन सी घाटी, स्पीति घाटी के निकट बरेल श्रेणी, है ना, बरेल श्रेणी। नेक्स्ट आते हैं, इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे क्या मिलते हैं, लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि इस चट्टाने में पाए जाते हैं। धरवार क्रम की चट्टाने में भी, है ना, हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टाने में भी देखे थे सब सारे धात्विक खनिज, और धरवार क्रम की चट्टाने में भी लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टाने में। कुडप्पा क्रम की चट्टाने में क्या बोला जा रहा है कि धरवार क्रम की चट्टाने के अपर्दन और निक्षेपण के, अगर हम पहले आर्कियन क्रम की चट्टाने उसका क्या हो गया था, अपर्दन और निक्षेपण रूपांतरण हुआ था तो धरवार बना था। अब धरवार क्रम की चट्टानों का फिर क्या हुआ, अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानें बना, ठीक है। इस प्रकार ये भी प्रतदार चट्टानें, एक तरह से क्या है इसको बोलेंगे, कुडप्पा क्रम की चट्टाने को प्रतदार चट्टान भी बोलते हैं।
इनका रूपांतर धरवार चट्टाने की तुलना में कम हुआ है। इसका जो रूपांतर हुआ धरवार चट्टाने का अधिक हुआ, इसका कम हुआ, तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है, इसमें भी नहीं पाए जाते हैं जीवाश्म। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। मतलब जब हुआ था कुडप्पा क्रम की चट्टानें, उसमें पृथ्वी का जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ था। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में एक कुडप्पा जिले, इसी के नाम पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें हुआ नाम, जहाँ अर्ध चंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। बोला जा रहा है कि यहाँ अर्ध चंद्राकार रूप में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहाँ ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये कितने राज्य होंगे? ये 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, है ना। कहाँ पूर्वी राजस्थान, राजस्थान के पूर्वी में ये वाला भाग, राजस्थान के पूर्वी, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। फिर राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। जो राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें हैं, दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सारे हैं एवेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानें में हीरे भी पाए जाते हैं, है ना। कुछ चट्टानें में क्या पाए जाते हैं? हीरे। जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने का प्रमाण मिले हैं, है ना। जो चट्टान आंध्र प्रदेश के ज़िले के नामकरण पर रखा गया, वहाँ पे सोने के प्रमाण भी मिले। उसके बाद आते हैं पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टाने में हुआ है। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टाने में हुआ है। हम लोग मैप के सहारे से इसको चट्टानों को देख लेते हैं, मैप के सहारे से, है ना। जैसे ये पड़ गया तमिलनाडु के साथ, है ना। फिर यहाँ पे दिखा दे रहा है हैदराबाद के साथ, फिर रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कहाँ पे? दिल्ली, राजस्थान के साइड, है ना। ये दिल्ली, ये राजस्थान के साइड में दिखाई दे रहा है कुछ चट्टानें। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें मैप के सहारे से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना। क्या क्या पढ़े हम लोग? धरवार, आर्यन, क्या क्या पढ़े थे धरवार के पहले? आर्कियन क्रम, फिर उसके बाद धरवार क्रम, फिर कुडप्पा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें की बात करते हैं तो चट्टानें का निर्माण उत्तरी कार्बोनिफेरस, है ना, उत्तरी कार्बोनिफेरस के जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब गोंडवाना से क्या मिलने लगा है? जीवों के अवशेष। बट गोंडवाना से पहले हम लोग को कोई जीवों का अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, बट गोंडवाना क्रम के चट्टानों से हम लोग जीवों के अवशेष मिलने लगे थे। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेश, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में पाया जाता है। लगभग ये पूरे ऑल इंडिया में लगभग पाए जाते हैं, है ना। दामोदर घाटी में, महानदी में, राजमहल, सतपुड़ा में, महादेव पहाड़ी प्रदेश, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैप के सहारे से हम लोग इसको देख सकते हैं। गोंडवाना चट्टानें मैप के सहारे से जो धब्बे दिए गए, ये ठीक है। कहाँ कहाँ इसको देखते हैं। दामोदर घाटी, है ना, कुछ दामोदर घाटी में है,
महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, है ना। असम में कुछ भाग पाए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ भाग जो ये सिक्किम में है, ये असम में है ना। ये दामोदर घाटी के क्षेत्र कुछ भाग में है। ये गोंडवाना क्रम के चट्टानें हैं। कुछ दार्जिलिंग के साइड में यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। बोल रहा है कि इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाते हैं। भारत का 98% कोयला किस किस चट्टान में? गोंडवाना, है ना, गोंडवाना चट्टान में, ठीक है। बालुआ पत्थर इसके अतिरिक्त बालुआ पत्थर, चिक्का मिट्टी भी, लिग्नाइट भी पाए जाते हैं। कोयला के साथ साथ गोंडवाना चट्टान में क्या पाए जाते हैं? बालुआ पत्थर भी पाए जाते हैं, चिक्का मिट्टी और लिग्नाइट भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास जल्द पहुंच जाए। दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप बोल रहा है क्रिस्टेशियस यू, है ना, क्रिस्टेशियस यू। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे 3 डॉट है, वहाँ पे ऑल 3 डॉट पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने से जो भी वीडियो यहाँ से डाला जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएंगे? पहुँच जाएंगे। बोल रहा है कि क्रिस्टेशियस युग के अंत में, बोल रहा है क्रिस्टेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक जल ज्वालामुखी क्रियाएं हुई है। व्यापक ज्वालामुखी क्या हुई है? क्रियाएं हुई है, जिससे बेसाल्ट एवं लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियाँ का निर्माण होता है। सीढ़ीदार भू आकृति की क्या हो रही है? निर्माण हो रही है दक्कन ट्रैप में, ठीक है। दक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो विस्तार कहाँ पे? महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में, गुजरात एवं दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। कुछ भाग गुजरात में भी है और कुछ भाग दक्षिण पश्चिम, है ना, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के किस भाग में? दक्षिण और पश्चिम। मान लीजिए जहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ के इस भाग में दक्षिण और पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। बोल रहा है कि दक्कन ट्रैप शैलों से भवन एवं सड़क निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप शैलों से क्या क्या होते हैं? बड़ा भवन एवं सड़क निर्माण होता है। यहाँ क्वार्टज बॉक्साइड अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। क्वार्टज बॉक्साइड अर्धमूल पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप करने का कारण यह है कि ट्रैप क्यों कहते हैं? लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं इसको ट्रैप? क्योंकि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा आकृति का विकास हुआ यहाँ। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानें से निर्मित है। कौन कौन से चट्टान? बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानें से निर्मित है। उसके बाद बोल रहे हैं ये चट्टानें जो होते हैं, ये चट्टानें काफ़ी क्या होते हैं? कठोर होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो महाराष्ट्र के साइड में, है ना, ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, क्योंकि कपासी मिट्टी इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है।
और इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आप लोग लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि इससे हमें क्या मिलती है, वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, ताकि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें पता चलती है। और लाइक्स बटन से कुछ ये नहीं होती है, आप लोग लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें। यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको मैप के सहारे से, है ना, दक्कन ट्रैप में ये क्या क्या है। दक्कन ट्रैप में ये वाला इंदौर, है ना, महाराष्ट्र मुंबई के साइड में ये वाला भाग जो, सॉरी, ये एमपी के, मध्य प्रदेश के साइड में दक्षिण पश्चिम भाग में जो पाए जा रहे हैं। उसके बाद जो महाराष्ट्र के साइड में पूरे हिस्से में ये दक्कन ट्रैप, है ना, काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र के साइड में पाए जाते हैं। कुछ भाग ये वाला जो राजस्थान के साइड में यहाँ भी पाए दिख रहा है दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ था। सांची स्तूप आदि का जो निर्माण हुआ है ना, पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खाने विंध्य क्रम में ही स्थित है। जो सांची मध्य प्रदेश में जो स्तूप है ना, उसका जो निर्माण हुआ था। एक मिनट, यहाँ पॉइंट यहाँ से हैं, एक मिनट, यहाँ से पॉइंट बोल रहा है कि विंध्य क्रम की चट्टानें। उसके बाद आते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें की बात करें तो इसका नामकरण जो है विंध्य पर्वत से हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजन रेखा बनाती है। विंध्य क्रम की चट्टानें की बात करें तो गंगा के मैदान और दक्कन पठार का विभाजन रेखा बनाती है। विंध्य प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर, विंध्य प्रणाली है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक लगभग 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये राजस्थान से कहाँ तक, बिहार के सासाराम तक। भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्य क्रम के अंतर्गत आते हैं। अगर विंध्य क्रम की श्रेणी की बात करें, प्रणाली की बात करें, तो भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी, कैमूर श्रेणी जो बिहार में विंध्य क्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैप के सहारे से हम देख सकते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें को। तो ये राजस्थान से बिहार तक, सासाराम तक, है ना, क्या क्या बोला गया कि राजस्थान के चित्तौड़ से लेके बिहार के सासाराम तक ये विंध्य क्रम की चट्टानें का फैलाव है। बोल रहा है कि ये चट्टान जो है ये प्रतदार चट्टानें हैं, है ना। ये कौन सी चट्टानें हैं, ये विंध्य चट्टानें जो है कैसी है, ये प्रतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, जल के निक्षेपों द्वारा हुआ है। ठीक है, इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर, क्ले आदि मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर, क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, और जो चूने का पत्थर है वो क्या है, सीमेंट उद्योग का आधार है। जबकि बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के, जैसे बलुआ पत्थर जो है दिल्ली का लाल किला बनाया गया है, और मध्य प्रदेश का जो अभी हम लोग सांची का स्तूप पढ़े थे, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप आदि का निर्माण हुआ था, है ना। सांची का स्तूप आदि का निर्माण हुआ था। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खानें विंध्य क्रम की चट्टानें में ही पाए जाते हैं, है ना। पन्ना और गोलकुंडा जो क्या है, किस क्रम की चट्टानें में है, विंध्य क्रम की चट्टानें में पाई जाती है। ठीक है, गोलकुंडा जो है बीजापुर कर्नाटक में, पन्ना मध्य प्रदेश में,
विंध्य क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन है, मतलब इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाई जाती है विंध्य क्रम की चट्टान में। किंतु कैमूर की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वनस्पतिक जीवन की कुछ संकेत भी मिले, है ना। जो बिहार में कैमूर में है उसमें विंध्य क्रम की चट्टानें जिसमें वनस्पतिक जीवन के कुछ संकेत भी मिले। टर्शियारी क्रम की चट्टानें की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्शियारी क्रम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टर्शियारी क्रम। अगर टर्शियारी क्रम की चट्टानें की बात करते हैं तो टर्शियारी क्रम की चट्टानें का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है ना। टर्शियारी क्रम की चट्टानें इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक हुआ है। टर्शियारी शैल मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। टर्शियारी शैल कहाँ पे पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। उसके प्रायद्वीपीय भारत में एक केवल तटीय क्षेत्र में सीमित है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सिर्फ तटीय क्षेत्र में है ना, जो समुद्र के किनारे लगे क्षेत्र उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। इस क्रम की शैल में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के पदार्थ भी पाए जाते हैं, है ना। पेट्रोलियम के पदार्थ भी पाए जाते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें। बोल रहा यह क्रम जो है कहाँ पे? कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप से पाया जाता है, जहाँ इसे लिलोंग क्रम के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के कुमाऊं क्षेत्र में के रूप में पाया जाता है, इसे लिलोंग क्रम के रूप में जाना जाता है। टर्शियरी चट्टानें की बात करते हैं तो ये कहाँ से? कश्मीर के ये वाला भाग है ना, यहाँ से कश्मीर से स्टार्ट होती है ये, और ये कुमाऊं क्षेत्र तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ये वाला भाग को टर्शियरी क्रम की चट्टानें के नाम से जाती है, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर ये पूरा उत्तराखंड से लेकर ये कुछ भाग यूपी बिहार है ना, होते हुए सिक्किम, ये होते हुए असम से लेके पूरा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे मिजोरम नीचे, ये क्या है? टर्शियरी क्रम की चट्टान है। ये जो है मुख्यतः इसलिए क्या बोलते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। टर्शियरी हम लोग देख लिए, अब बोलते हैं क्वाटरनरी में क्या होते हैं कि चट्टान जो है, चट्टानों के अंतर्गत प्लेस्टोसीन तथा वर्तमान में होलोसीन युगीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन युगीन शैल सम्मिलित होते हैं इसमें। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर की घाटी और झेलम की घाटी। प्लीस्टोसीन शैलों का विस्तार क्या क्या? कश्मीर की घाटी, झेलम की घाटी में, है ना। उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, उसके बाद गंगा आ जाते हैं, उसके बाद उसके नीचे ब्रह्मपुत्र आ जाते हैं, फिर नर्मदा आ जाते हैं गुजरात, नर्मदा ताप्ती गुजरात में, उसके बाद फिर महानदी उड़ीसा में आ जाते हैं। गोदावरी की बात करते हैं तो ये कृष्णा और गोदावरी आंध्र प्रदेश कर्नाटक की साइड में आ जाते हैं। उसके बाद की ऊपरी घाटियाँ में पाए जाते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। ये सारे यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गंगा और सतलज के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय, जैसे गंगा नदी और सतलज नदी है, उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय में कौन कौन आ जाएंगे? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ के मुहाने पर कॉप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। थोड़ा सा प्रिंट हल्का है, इसको हम पढ़ देते हैं, ठीक है। बोला कि करेबा सरोवरी निक्षेप, करेबा जो है सरोवरी निक्षेप है जिसमें बादाम, अखरोट, जफरान की खेती की जाती है। क्या क्या? करेबा जैसे सरोवरी निक्षेप है एक तरह से, जिसमें बादाम, अखरोट, जफरान की खेती की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, है ना। प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है? भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण है रहा है। भौगोलिक तौर पर दक्कन का जो पठार है जो लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है, एवं यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पन्न संभव है। अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे जल विद्युत उत्पन्न संभव है ना। जल विद्युत का उत्पादन क्या है? संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है। अगर पठारी भाग की बात करें तो तालाबों की अधिकता पाई जाती है जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार की बात करते हैं। दक्कन के लावा पठार की बात करते हैं तो लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है। क्या क्या? अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है जो कपास की खेती के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त होती है ना। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? अपरदन और अपक्षयन हो रहा है इस काली मिट्टी का। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसके बाद बात करते हैं जिन पर मसालों क्या क्या होते हैं? मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियाँ में मोटे अनाज, है ना। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों में बात करें तो लाल मिट्टियाँ में मोटे अनाज, चावल हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? चावल हो जाएंगे, तंबाकू, सब्जियां की खेती पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार में। उसके बाद पश्चिमी घाट में अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश में सदा रहित वन मिलते हैं। कौन सा वन मिलते हैं? सदा रहित वन मिलते हैं एवं यहाँ सागौन, देवदार, क्या सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से ये उपयोगी वनों की लकड़ियाँ मिलती हैं, है ना। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती है। क्या क्या मिलती है? घास और भूमियाँ मिलती है जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। जिसके आधार पर क्या होता है? पशुपालन संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। प्रायद्वीपीय पठार से अधिकांश भाग से खनिज संसाधन मिलते हैं। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज के संपन्न है। ये जो पठार है जो ये सारे खनिज से क्या है? संपन्न है। छोटा नागपुर की पठार की बात करें तो भारत का रूस प्रदेश भी कहते हैं इसे। भारत के इसको रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, छोटा नागपुर के पठार, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों विपुल भंडार है। बहुत सारे क्या है? यह भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधे की स्थापना संभव हो चुकी है। उसके बाद बोलते हैं पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं, मतलब झील, है ना। खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं जहाँ बंदरगाहों, पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। बंदरगाहों, पोताश्रय का निर्माण हो सका है। यहाँ का सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि थोड़ा स्लो पढ़ाएं कि यह स्पीड ठीक है।
अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट्स करें। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला की बात करते हैं, ठीक है ना। उत्तर की विशाल पर्वतमाला में भारत के उत्तर में हिमालय विश्व की विशाल पर्वतमाला श्रृंखला अवस्थित है, पर्वत श्रृंखला अवस्थित है ना। विशाल पर्वत श्रृंखला की जो भारत के कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है, भारत को कई प्रकार से लाभ हम पहुंचाती है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है, ये तो सही बात है। इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बनाती है, प्राकृतिक दशा भी अलग होती है इसकी शेष एशिया से। उसके बाद बात करें तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भी भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, ठीक है। ये भी एक लाभ है हम लोग को, जिसके फलस्वरूप भारत में इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच पाता है, जिसके कारण ठंड क्या होती है, कम लगती है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि बोला जा रहा है कि इस प्रकार की वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराती है। ये सेकंड लाभ हो गया, जिस पर हमारी कृषि भी निर्भर है ना। इसी कारण क्या है, कृषि निर्भर है। अगर हिमालय नहीं होंगे तो वर्षा भी क्या होते, कम नहीं होते, नहीं हो पाते ज़्यादा। हिमालय नदियों को वर्षा वाहिनी से भी बनाए रखता है, बारिश वाहिनी से भी बनाए रखते हैं हिमालयों, क्योंकि उसमें हिमालय के कारण ही पानी वर्ष सालों भर रहती है, क्योंकि हिमालय से हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर रहती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, इन नदियों के वर्षा वाहिनी के होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजना संभव हो पाती है। उदाहरण के लिए सतलज यमुना, है ना, क्या क्या सतलज यमुना गंगा आदि नदियों से निकलने वाली कई नहरों को खोद देखा जा सकता है ना। बहुत सारे नहरें इसके द्वारा निकाला गया है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, उससे कारण क्या होता है, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। इससे खेती क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं, हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है, संसाधनों के विकास के संभावित प्रदेश भी माना जाता है इसको। जैसे में यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन भी है। क्या क्या है, कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज भी मिलते हैं। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है, मतलब इसका क्या भूगर्भिक संरचना जटिल है, इसी कारण ये खनन करने में असंभव है, ठीक है, खनन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, क्या क्या यहाँ जो कोयला, पेट्रोलियम जैसे आध्यात्मिक संसाधन भी पाए जाते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शियरी संरचना में कोयला विभिन्न प्रकार के कोयला मिलते हैं। ऐसे गोंडवाना में सबसे ज़्यादा कोयला मिलते थे भाई, इसमें भी विभिन्न प्रकार के कोयला मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला भी उपलब्ध है ना, जिन लगभग 85 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होते हैं एंथ्रासाइड में, 85 से 90% कार्बन की मात्रा होते हैं, ठीक है। कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है, किस क्षेत्र में, कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, है ना, ये जो है सागौन के वृक्ष है, शीशम के वृक्ष है, ओक के वृक्ष है, लॉरेल है, देवदार है,
मैग्नेलिया है, बांस है आदि, ये वन जो है आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी माने जाते हैं, है ना। ये सारे वन जो हैं आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी माने जाते हैं। इन वन क्षेत्रों को दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती है ना। बहुत सारे जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं जिस पर हमारी आयुर्वेदिक उद्योग भी आधारित है ना। जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो इसी पे आधारित होते हैं। हिमालय के पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र भी है ना। हिमालय है जो पर्यटन को आकर्षक का केंद्र भी माना जाता है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। क्या महत्व है कि हिमालय अपने दक्षिण भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है ना। संस्कृति का आधार रहा है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकात्म का बोध कराने में उसकी महत्व भूमिका निभाती है ना। जैसे विविधताओं के बावजूद बहुत सारे विविधताओं भी आया है, इसके बावजूद भी सांस्कृतिक और राजनीतिक एकात्म का बोध कराने में उसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये आजकल ये लास्ट पॉइंट था, है ना। टॉपिक अध्याय नंबर 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अध्याय नंबर 3 पे। अध्याय नंबर 3 करवाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा, एक मिनट एक पॉइंट और बचा हुआ, थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, बोल रहा है कि उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग में क्या है कि इनका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजिक महाकल्प के प्लेस्टोसीन या हीलोसीन कल्प में हुआ था। क्या हुआ था कि उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग में प्लेस्टोसीन और होलोसीन कल्प में हुआ। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ठेसिस या भूसनति के निरंतर संकरा मतलब पतला एवं छिछला होने से हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ द्वारा लाए गए अवसादों के जवाब से यह मैदानी भाग में निर्मित हुआ है। ठेसिस भूसनति की बात करें तो इसके पुराने जलोढ़ को भांगर, जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको भांगर एवं नए जलोढ़ को क्या बोलते हैं, इसको खादर के नाम से जाना जाते हैं, है ना। खादर के नाम से जाना जाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेश के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र भी मिलता है। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से मतलब बहुत पहले वन प्रदेश क्या हो गए थे, नीचे दब गए थे। वो क्या हो गए, धीरे धीरे ये कोयला या पेट्रोलियम के रूप में हो गए, परिवर्तन हो गए और ये यहाँ से इस पेट्रोलियम और कोयला भी प्राप्त किए जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट था आज का। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को बनावें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।